प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। मुंबई शहर, जोर की मूसलाधार बारिश चल रही थी। वही एक आलीशान विला के एक कमरे के बाथरूम में एक 6 फीट का बेहद हैंडसम और डैशिंग लड़का शावर ले रहा था। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, अट्रैक्टिव और मस्क्यूलर बॉडी, 8 पैक एब्स। वो लड़का शावर के नीचे खड़ा था। शावर का ठंड पानी उस लड़के के ऊपर गिर रहा था, जिससे उस लड़के की बॉडी बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रही थी। वो लड़का आंखें बंद करके दीवार की तरफ मुंह करके दीवार पर अपने दोनों हाथ रख कर खड़ा था। तभी उस लड़के के कानों में बाथरूम का डोर खुलने की आवाज सुनाई पड़ी। तभी एक लड़की ब्लैक कलर की हॉट और सेक्सी नाइटी पहनकर बाथरूम में कैट वॉक करते हुए आती है और उस लड़के को पीछे से बाहों में भरकर उसके कंधे को चूमते हुए बोली, अभी मुझसे नाराज हो? लड़का ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम अब क्यों आए हो? लेकिन तभी वो लड़की उस लड़के की पूरी पीठ पर किस करने लगी और अपने हाथ उस लड़के के एब्स पर फेरने लगती है। उस लड़की के हर टच से वो लड़का मदहोश होता जा रहा था। तभी वो लड़का बोला, तुम पर कहर बन के ना बरस पड़ेगी। अंशा ने उस लड़के की पीठ पर किस करते हुए कहा, विक्रांत सर, मुझे पूरी रात ये कहर मंजूर है, आपको रोका किसने है? विक्रांत ने अपना गुस्सा भूलकर अंशा का हाथ पकड़ते हुए उसे दीवार से सटाकर अपनी आंखें खोली और अंशा का खूबसूरत चेहरा देखकर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, स्वीटहार्ट, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। आज रात मैं तुमसे अपनी हर एक तड़प का बदला लूंगा। बी रेडी स्वीट। अंशा ने विक्रांत की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए अपनी अंडी उचकाकर विक्रांत के सख्त होंठों पर अपने नर्म होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। अंशा के हाथ लगातार विक्रांत के बालों में चल रहे थे, वही विक्रांत का हाथ अंशा की कमर को सहला रहा था। दोनों ही इस वक्त मदहोश लग रहे थे। देखते ही देखते विक्रांत ने अंशा की कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया, जिससे अंशा गहरी सांसें लेने लगी, जो कि विक्रांत को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। इस वक्त दोनों के दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। वही अंशा ने विक्रांत के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, अभी क्या सिर्फ देखकर मन भरने का इरादा है या कुछ करने का भी इरादा है? विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए अंशा के होंठों पर उंगली घूमकर बोला, स्वीटहार्ट, रात खत्म हो जाएंगी पर मेरा प्यार खत्म नहीं होगा। फिर विक्रांत अंशा को अपने और करीब लाया और अंशा की नाइटी की चैन की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी रूम में रखा विक्रांत का फोन बजने लगता है, तो विक्रांत अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर अंशा को ढूंढने लगता है, पर अंशा बाथरूम में कहीं नहीं थी। विक्रांत गुस्से में दीवार पर एक पंच मार कर बोला, स्वीटहार्ट, मुझसे दूर जाने की कोशिश करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें तो मैं पाताललोक से भी ढूंढ निकलूंगा और उसके बाद तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम मुझसे दूर जाने के नाम से क्या ख्याल से भी डर जाओ। जस्ट वेट एंड वॉच। वही दूसरी तरफ जयपुर के एक प्राचीन शिव मंदिर में दूर से लोग आते थे। इस मंदिर की बहुत मान्यता थी। वही रोज की तरह आज मंदिर में भीड़ नहीं थी, क्योंकि आज जयपुर का शाही परिवार मंदिर में आने वाला था, एक बहुत ही विशेष पूजा के लिए। मंदिर में पूजा की तैयारियां चल रही थी। तभी मंदिर के बाहर एक के बाद एक कई कार आकर रुकती हैं। उन कार में से शाही परिवार के सभी सदस्य बारी बारी उतारते हैं और शाही परिवार के पीछे उनके बॉडीगार्ड की फौज चल रही थी। वही जैसे ही शाही परिवार मंदिर के अंदर पहुंचता है, तो पुजारी जी सिर झुकाकर बहुत ही आदर से कहा, महाराज और महारानी को हमारा प्रणाम। महाराजा ने सफेद कलर का धोती कुर्ता पहना हुआ था और महारानी ने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी और गले में डायमंड का सेट और कानों में डायमंड के बड़े बड़े रिंग और दोनों हाथों डायमंड के कंगन पहने हुए थे। वही महाराज पुजारी जी से कड़क आवाज में कहा, आपको भी हमारा प्रणाम। वही महारानी अपनी रौबदार आवाज में पुजारी से कहा, पुजारी जी, वेद प्रताप जी क्या हिमालय से लौट आए हैं? पुजारी सिर झुकाकर ना में जवाब देता है, फिर कुछ सोचकर बोले, महारानी, वेद प्रताप जी का बेटा हिमालय से लौट आया है, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। महारानी ने पुजारी जी की ओर देखकर कहा, ये सही रहेगा, पहले हम पूजा कर लेते हैं। फिर पुजारी जी पूजा शुरू करते हैं। शाही परिवार के सभी सदस्य हवन कुंड में हुति देते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद महाराज अपने बाकी के परिवार को महल जाने को कहा देते हैं और खुद महारानी और पुजारी जी के साथ मंदिर के पीछे बानी एक झोपड़ी में जाते हैं। झोपड़ी काफी बड़ी थी। उस झोपड़ी में एक लड़का जिसकी उम्र कुछ 30 या 32 होगी, वो जमीन पर आसन लगाकर ध्यान मग्न था। वही महाराज और महारानी पुजारी जी के साथ झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं और जमीन पर पीछे आसन पर बैठ जाते हैं। तभी ध्यान मग्न लड़का बिना आंखें खोल कहा, आखिर आप लोग आ ही गए। महाराज ने लड़के से कहा, आप तो हमारी मुसीबत के बारे में जानते ही, क्या आपके पिताजी उसका कोई उपाय मिला? वो लड़का मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलकर कहा,
जी हाँ महाराज, आपकी मुसीबत का हल बाबा को मिल चुका है। महाराज और महारानी दोनों ही सुनकर खुश हो जाते हैं और महारानी उस लड़के से बहुत प्यार से कहा, सोम बेटा, हमें जल्द से हमारी मुसीबत का हल बताओ। सोम मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, आपके बाकी के सवालों का जवाब आपको बाबा ही देंगे, आप उनका लौटने का इंतजार करके। फिर महाराज और महारानी वहां से चले जाते हैं और सोम वापस ध्यान मग्न हो जाता है। क्या जयपुर के शाही परिवार उस लड़की को ढूंढ पाएगा जिससे आत्माएं दिखाई देती हैं? जाने के लिए पढ़ते रहिए। चट्टू अंशा की मुसीबत। वही दूसरी तरफ शिमला शहर में रात का वक्त था। कड़के की ठंड पड़ रही थी। एक 21 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की, रंग दूध सा गोरा, हरी आंखें और गुलाबी होंठ और कमर तक के लंबे बाल और हाइट 5 फीट 4 इंच, परफेक्ट बॉडी शेप, अपना लगेज लेकर पुल के नीचे बैठी थी। उस लड़की के साथ एक डॉग, हस्की कैट, व्हाइट पर्शियन भी थी। वहाँ इतनी सर्दी थी, तीनों ही ठंड से कांप रहे थे। वो लड़की आसपास से लड़की इकट्ठी करके आग जाल देती है और जमीन पर एक शॉल बिछाकर अपने कैट और डॉग को उस पर बैठ देती है और दूसरा शॉल उनको ऊपर से ओढ़ देती है। और फिर वो लड़की अपने कैट और डॉग से रोते हुए बोली, मकान मालिक, हमें आधी रात को घर से कैसे निकल सकता है? डॉग ने कहा, मम्मा, अब रोने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको किसने कहा था? मकान मालिक की बीवी को ये बताने के लिए कि उसके पति का अफेयर घर की नौकरानी के साथ चल रहा है। जब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए? लड़की ने क्यूट फेस बनाकर कहा, मैंने तो सच ही बोला था। अगर किसको घर से बाहर फेंकना था तो वो मकान मालिक था। हमें क्यों आधी रात को घर से बाहर फेंक दिया? ये तो गलता है। गलती करे वो मकान मालिक और घर से बाहर हमें तीनों को फेंक दिया गया। बच्चों, घोर कलयुग आ गया। कैट ने कहा, मम्मा, अब अगली बार सच बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। ये और कोई नहीं बल्कि अंशा और पेप्सी सैंडी थे, जो मुंबई छोड़कर 1 महीने से शिमला में रह रहे थे। वही अंशा का रोना पास बैठे 5-6 भिखारी देख रहे थे। वो वहाँ पुल के नीचे सोने की कोशिश कर रहे थे। कहा, भिखारी अंकल, हमारे पास रहने को घर नहीं है, हम कहाँ जाएं? तभी 3 बदमाश जैसे दिखने वाले लड़के शराब की बोतल हाथ में लेकर गान गाते हुए अंशा की तरफ ही आ रहे थे। वो तीनों लड़के अंशा को देखकर, पहला लड़का ने अब हरते हुए कहा, हाय क्या खूबसूरत बला है, आज तो बिन मांगे मुराद पूरी हो गई। देखते हुए कहा, आज तो मैं जी भरकर इस हुस्न परी नोच कर खाने वाला हूँ। तीसरा लड़का अंशा को देखकर अपने सीने पर हाथ मलते हुए कहा, दोस्तों, आज की रात तो रंगीन होने वाली है। वही 5 भिखारी अंशा से कहते हैं। पहला भिखारी ने कहा, लड़की वही गुंडे हैं, इन्होंने बहुत सी लड़कियां के साथ जबरदस्ती की है। अगर अपनी इज्जत और जिंदगी प्यार है तो भाग जा। अंशा को भी उन तीनों लड़कों के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। अंशा अपना लगेज छोड़ पेप्सी और सैंडी को गोद में उठाकर वहां से भागती है। अंशा को भागते देखा तीनों लड़के भी उसके पीछे भागने लगते हैं। पहला लड़का ने भागते हुए कहा, जाने मन, भागने से तू हमसे बचने नहीं वाली। दूसरा लड़का ने भागते हुए कहा, आज तुझे हमसे कोई नहीं बचने वाला। अंशा भागे जा रही थी। भागने के कारण अंशा की सांस भी फूलने लगी थी। अंशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अंशा का पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही अंशा, पेप्सी और सैंडी तीनों की ही चीखें निकल जाती हैं। पेप्सी ने रोते हुए कहा, मम्मा गेट अप। सैंडी ने रोते हुए कहा, मम्मा प्लीज गेट अप। वही अंशा भी फूट ने कहा, फूट रो रही थी, क्या रही थी। तभी वो तीनों लड़के अंशा के पास आ उसे घेर लेते हैं और करीब से अंशा का खूबसूरत चेहरा देखकर तीनों का खुद पर से कंट्रोल छूटने लगता है। अचानक ही आसमान में बादल गरजने लगते हैं और वो तीनों बदमाश लड़के अंशा को अपनी हवास भरी नजरों से देखकर शैतानों की तरह हंस रहे थे। तभी पेप्सी उनमें से एक लड़के के पैर में अपने नोकीले दांतों से काट लेता है और सैंडी भी दूसरे लड़के के ऊपर अपने नोकीले नाखूनों से हमला कर देती है। तीसरा लड़का तो सहमासा पेप्सी और सैंडी के खूंखारपन को देख कर रहा था। वही अंशा भी किसी तरह से खड़ी होती है और तीसरे लड़के को कहा, अबे वो संडा, तुझे एक लड़की की ताकत का परिचय मैं करवाती हूँ। अंशा बिना देर करे उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार किक मारकर पेप्सी और सैंडी से कहा, नालायकों, अब चलो, इन्हें डरना है, भगवान के घर पहुंचकर जेल नहीं जाना। अंशा और पेप्सी सैंडी तीनों वहां से भागते हैं। अंशा अब खुद को कैसे इन हवास के भूखे भेड़ियों से बचाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए। छतरी, कैसे हम तेरा ये नर्म बदन नोचते हैं। फोल्डेड हैंड्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें। फोल्डेड हैंड्स प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। बुक को रेटिंग भी जरूर दें। सर्द हवाएं अचानक ही तेज हो चुकी थी। वही वो बदमाश लड़के बड़े ही चिपकू थे। वो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो तीनों लड़के भी अंशा के पीछे भागते हैं।
अब उन तीनों लड़कों का गुस्सा अपनी हर हद पर कर चुका था। उन तीनों लड़कों ने सोच लिया था कि वो अंशा का हाल बद से बदतर कर देंगे। वही अंशा का जो पैर मुड़ गया